राजस्थान की तपती धूप अब ढल रही थी। अरावली की पहाड़ियों के बीच घिरा भानगढ़ का किला किसी विशाल कंकाल की तरह खड़ा था। प्रवेश द्वार पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का वह बोर्ड साफ चमक रहा था। सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले इस परिसर में रुकना सख्त मना है। यह सिर्फ टूरिस्ट्स को डराने के लिए है, आर्यन ने अपने कैमरे का लेंस साफ करते हुए कहा। वह एक निडर व्लॉगर था जिसे डर शब्द पर यकीन नहीं था। काव्या जो प्राचीन इतिहास की छात्रा थी ने घबराहट में चारों ओर देखा। आर्यन, यहाँ की हवा में कुछ भारीपन है, जैसे कोई हमें देख रहा हो। समीर और ईशा सामान लेकर पीछे पीछे आ रहे थे। जैसे ही उन्होंने किले की मुख्य चौखट को पार किया, एक ठंडी हवा का झोंका उन्हें छूकर गुजरा। जबकि बाहर तापमान 40 डिग्री था। शाम के 6:30 बज चुके थे। गार्ड्स अपनी ड्यूटी खत्म कर जा चुके थे। पूरा किला अब वीरान था, या शायद ऐसा उन्हें लग रहा था। वे नर्तकियों की हवेली के पास पहुंचे। अचानक समीर ठिठक गया। क्या तुम्हें सुनाई दिया? क्या? ईशा ने पूछा। घुंघरुओं की आवाज, जैसे कोई नाच रहा हो। आर्यन ने अपना रिकॉर्डर ऑन किया। सन्नाटा इतना गहरा था कि उनके दिल की धड़कनें साफ सुनाई दे रही थीं। तभी पत्थरों के टकराने की आवाज आई। किले के ऊपरी हिस्से से एक काली परछाई तेजी से नीचे की ओर गुजरी। कौन है वहां? आर्यन चिल्लाया। कोई जवाब नहीं आया। बस एक दबी हुई हंसी हवा में गूंज उठी। जैसे जैसे रात गहरी हुई, टॉर्च की रोशनी भी कम पड़ने लगी। वे मुख्य महल की ओर बढ़े। दीवारों पर अजीब सी नक्काशी थी जो मशाल की रोशनी में हिलती हुई प्रतीत हो रही थी। काव्या ने एक दीवार पर हाथ रखा और चिल्लाते हुए पीछे हट गई। यह दीवार गर्म है, जैसे इसके पीछे आग जल रही हो। तभी उन्हें याद आई वह कहानी तांत्रिक सिंघिया की, जो राजकुमारी रत्नावती को हासिल करना चाहता था। उसके काले जादू के बदले जब राजकुमारी ने उसे मार दिया, तो उसने मरते वक्त श्राप दिया था कि इस नगर में कोई जीवित नहीं बचेगा और उनकी आत्माएं कभी मुक्त नहीं होंगी। अचानक समीर गायब था। वह बस उनके पीछे ही चल रहा था, पर अब वहां सिर्फ अंधेरा था। समीर, यह मजाक बंद करो, ईशा रोने लगी। तभी महल के तहखाने से एक भारी आवाज आई। वह अब मेरा है। समीर का गायब होना किसी बुरे सपने जैसा था। आर्यन ने अपनी शक्तिशाली LED टॉर्च चारों ओर घुमाई, लेकिन वहां धूल और मलबे के अलावा कुछ नहीं था। अभी एक पल पहले समीर उनके ठीक पीछे चल रहा था, और अब वहां सिर्फ एक खाली गलियारा था जिसकी छत टूटी हुई थी। समीर, भाई जहां भी हो बाहर आओ, यह प्रैंक अब डरावना हो रहा है। आर्यन की आवाज में पहली बार घबराहट साफ झलक रही थी। तभी महल के सबसे निचले हिस्से, जिसे पाताल भैरव का हिस्सा माना जाता था, वहां से एक चीख गूंजी। वह समीर की आवाज थी, दर्द और दहशत से भरी हुई। वो नीचे है, ईशा चिल्लाई और बिना सोचे समझे सीढ़ियों की ओर दौड़ी। आर्यन और काव्या ने उसे रोकने की कोशिश की, पर डर से ज्यादा अपने दोस्त को खोने का गम हावी था। वे नीचे की ओर उतरने लगे। जैसे जैसे वे गहराई में जा रहे थे, तापमान गिरता जा रहा था। दीवारों पर जमी काई से एक अजीब सी सड़ी हुई मांस जैसी गंध आ रही थी। यहाँ की हवा, इसमें दम घुट रहा है, काव्या ने अपना रुमाल नाक पर रखते हुए कहा। अचानक उनकी टॉर्च की रोशनी एक बड़े लोहे के दरवाजे पर पड़ी, जो आधा खुला था। अंदर से एक नीली रोशनी धुंधली धुंधली सी दिखाई दे रही थी। जब वे अंदर घुसे तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। सामने एक बड़ा सा पत्थर का चबूतरा था। समीर वहां लेटा हुआ था, पर वह होश में नहीं था। उसके चारों ओर पुराने जमाने के मिट्टी के दिए जल रहे थे, जिनमें तेल नहीं बल्कि कुछ लाल रंग का गाढ़ा तरल पदार्थ था। समीर, आर्यन उसकी ओर झपटा, लेकिन जैसे ही उसने चबूतरे को छूने की कोशिश की, एक अदृश्य शक्ति ने उसे पीछे की ओर दे मारा। अंधेरे कोने से एक आकृति उभरी। वह कोई इंसान नहीं था। उसकी चमड़ी हड्डियों से चिपकी हुई थी, आंखें अंगारों की तरह दहक रही थीं, और गले में इंसानी खोपड़ियों की एक माला थी। सिंघिया, काव्या के मुंह से सिसकी निकली। वह आकृति धीरे धीरे हवा में तैरते हुए उनकी ओर बढ़ी। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे दो पत्थरों को आपस में रगड़ा जा रहा हो। सैकड़ों साल बीत गए, पर इस महल की प्यास नहीं बुझी। रत्नावती को पाने के लिए मुझे एक बलि की जरूरत थी, और आज तुम लोग खुद चल कर आए हो। यह मुमकिन नहीं है,
तुम मर चुके हो, यह सब वहम है। आर्यन चिल्लाया और अपना कैमरा उसकी ओर किया, पर कैमरे की स्क्रीन पर सिर्फ काला धुआं दिखाई दे रहा था। तांत्रिक ने एक अजीब सा मंत्र पढ़ना शुरू किया। अचानक पूरे तहखाने की जमीन हिलने लगी, दीवारें पसीजने लगीं और उनमें से काला खून टपकने लगा। ईशा ने हिम्मत जुटाई और समीर का हाथ पकड़कर उसे खींचने की कोशिश की। इस बार तांत्रिक ने उसे नहीं रोका, बल्कि वह जोर जोर से हंसने लगा। भागो, यहां से भागो! आर्यन ने चीखते हुए ईशा और काव्या को धक्का दिया। वे समीर को घसीटते हुए सीढ़ियों की ओर भागे, लेकिन तभी एक भयानक चीज हुई। जो सीढ़ियां उन्हें नीचे लाई थीं, वे अब गायब थीं। वहां सिर्फ एक ठोस दीवार थी। वे फंस चुके थे। पीछे मुड़कर देखा तो तांत्रिक गायब था, लेकिन उसकी हंसी पूरे तहखाने में गूंज रही थी। अचानक फर्श से सैकड़ों काले हाथ निकलने लगे, जो उनके पैरों को जकड़ने की कोशिश कर रहे थे। हम यहां से कभी बाहर नहीं जा पाएंगे। काव्या जमीन पर गिर पड़ी। श्राप सच है। भानगढ़ अपनी सीमा के अंदर आने वालों को कभी वापस नहीं जाने देता। तभी महल के ऊपरी हिस्से से किसी के नाचने और पायल की आवाज आने लगी। तांत्रिक की हंसी अचानक खामोश हो गई और उसके चेहरे पर, जो अब फिर से दिखाई दे रहा था, खौफ छा गया। राजकुमारी, तांत्रिक फुसफुसाया। तहखाने की हवा अचानक बर्फ की तरह ठंडी हो गई। तांत्रिक सिंघिया, जो अभी तक अट्टहास कर रहा था, अब पीछे हटने लगा था। उसकी जलती हुई आंखों में खौफ साफ दिख रहा था। ऊपर से आती पायल की आवाज अब और तेज हो गई थी। वह आ रही है। तांत्रिक की आवाज फटी हुई और कांपती हुई थी। अचानक तहखाने की ठोस दीवारें किसी कागज की तरह फटने लगीं। एक मध्यम सुनहरी रोशनी गलियारे के अंत से फूटने लगी। उस रोशनी के बीच एक साया खड़दधा था। रेशमी वस्त्र, गहनों की खनक और एक अलौकिक सुगंध, जैसे सदियों पुराने मरे हुए फूलों की महक। रत्नावती, काव्या के मुंह से धीरे से निकला। राजकुमारी का चेहरा साफ नहीं था, वह धुंध से ढका हुआ था, लेकिन उसकी मौजूदगी इतनी शक्तिशाली थी कि फर्श से निकल रहे काले हाथ तुरंत गायब हो गए। आर्यन ने समीर को कंधे पर उठाया, जो अब भी बेहोश था और उसके शरीर पर नीले निशान पड़ रहे थे। सिंघिया ने हार नहीं मानी। उसने अपने झोले से एक काली राख निकाली और उसे हवा में उछाल दिया। तूने मुझे तब भी ठुकराया था और आज भी। यह नगर मेरा है, यहाँ की रूहें मेरी हैं। राख गिरते ही हवा में आग के गोले बनने लगे। पूरा तहखाना हिलने लगा और पत्थर ऊपर से गिरने लगे। आर्यन चिल्लाया, भागो, दरवाजा खुल गया है। जैसे ही वे ऊपर की ओर भागे, आगे उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। राजकुमारी का साया तांत्रिक की ओर बढ़ा और उसने अपना हाथ उसकी ओर फैलाया। तांत्रिक की चीख इतनी भयानक थी कि ईशा ने अपने कान बंद कर लिए। वह दृश्य ऐसा था जैसे कोई जलती हुई मशाल अंधेरे को निगल रही थी। वे किसी तरह तहखाने से बाहर निकलकर मुख्य प्रांगण में आ गए, लेकिन जो नजारा सामने था, उसने उनके होश उड़ा दिए। किला बदल चुका था। जो खंडहर दोपहर में टूटे फूटे दिख रहे थे, वे अब आलीशान महल की तरह सजे हुए थे। मशालें जल रही थीं, पर उनमें से धुआं नहीं निकल रहा था। दूर जौहरी बाजार की गलियों से लोगों के बात करने की आवाजें आ रही थीं। लेकिन वहां कोई इंसान नहीं था, सिर्फ परछाइयां घूम रही थीं। हम किसी दूसरे वक्त में फंस गए हैं, काव्या हांफते हुए बोली। भानगढ़ की रात वैसी ही हो गई है जैसी वह विनाश से पहले थी। समीर को देखो, ईशा चीखी। समीर की आंखें खुल गई थीं, लेकिन वे पूरी तरह सफेद थीं। उसने अचानक आर्यन का गला पकड़ लिया। उसकी ताकत किसी सामान्य इंसान से कहीं ज्यादा थी। इसे छोड़ो, तुम हमें यहां से नहीं ले जा सकते। समीर की आवाज में वही भारीपन था जो तांत्रिक का था। आर्यन ने खुद को छुड़ाया और समीर को धक्का दिया। समीर, होश में आओ, यह तुम नहीं हो। तभी सामने के ऊंचे बुर्ज पर एक ढोल बजने लगा। ढम ढम ढम। ये आधी रात का संकेत था। भानगढ़ के खंडहरों से अब सैकड़ों रूहें बाहर निकल रही थीं। वे सब उनकी ओर देख रहे थे, बिना आंखों वाली खोपड़ियां और फटे हुए लिबास पहने हुए दरबारी। हमें मुख्य दरवाजे, हनुमान पोल तक पहुंचना होगा, काव्या ने नक्शा याद करते हुए कहा। अगर सूरज निकलने से पहले हम इस शापित सीमा को पार नहीं कर पाए, तो हम भी इन परछाइयों का हिस्सा बन जाएंगे।
तभी हवा में एक सुरीली लेकिन दर्द भरी आवाज गूंजी। राजकुमारी रत्नावती का साया फिर से प्रकट हुआ। उसने उंगली से एक गुप्त रास्ते की ओर इशारा किया। वह हमारी मदद कर रही है या हमें फंसा रही है? ईशा ने हिचकिचाते हुए पूछा। आर्यन ने समीर को फिर से संभाला, जो अब निढाल होकर गिर पड़ा था। हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। चलो। गुप्त रास्ता एक संकरी पथरीली सुरंग की ओर जाता था। हवा यहां इतनी भारी और ठंडी थी कि सांस लेते समय फेफड़ों में चुभन महसूस हो रही थी। आर्यन ने अपनी टॉर्च जलाई, लेकिन रोशनी जैसे अंधेरे को चीर नहीं पा रही थी। थी बस चंद फीट तक ही सीमित थी। जल्दी चलो, हमें यहां से निकलना होगा, आर्यन ने समीर को सहारा देते हुए कहा, जो अब धीरे धीरे होश में आ रहा था। पर उसकी आंखों में अब भी वह डरावनी शून्यता थी। जैसे ही वे सुरंग के बीचों बीच पहुंचे, काव्या अचानक चीख पड़ी और दीवार से चिपक गई। वहां देखो, दीवारों पर, यह क्या है? आर्यन ने टॉर्च घुमाई। सुरंग की दीवारों पर पुरानी नक्काशी नहीं थी, बल्कि ताजा खुदी हुई तस्वीरें थीं। वे तस्वीरें किसी प्राचीन राजा की नहीं थीं। पहली तस्वीर में ईशा को एक खंभे से बंधा दिखाया गया था, जिसकी आंखों से खून बह रहा था। दूसरी तस्वीर में आर्यन का कैमरा टूटा हुआ था और उसका शरीर पत्थर के नीचे दबा था। समीर के हाथ आर्यन की गर्दन पर कसते जा रहे थे। उसकी आंखों की सफेदी अब और भी खौफनाक लग रही थी। आर्यन का दम घुटने लगा था। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। समीर, रुक जाओ, यह तुम नहीं हो। ईशा ने चीखते हुए पास पड़ डाढ़ा एक पुराना पीतल का कलश उठाकर समीर के सिर पर दे मारा। एक भारी आवाज हुई। समीर झटके से पीछे हटा और जमीन पर गिर पड़ा। उसके मुंह से एक अजीब सा काला धुआं निकला और वह तड़पने लगा। तांत्रिक सिंघिया का अट्टहास पूरे बाजार में गूंज उठा। तुम अपनी मौत को टाल नहीं सकते, इस बाजार की रूहें भूखी हैं। तांत्रिक ने हाथ हवा में लहराया और बाजार की परछाइयां धीरे धीरे ठोस होने लगी। वे अब इंसानी कंकालों और फटे हुए मांस वाली लाशों की तरह दिखने लगी थीं, जो लंगड़ाते हुए उनकी ओर बढ़ रही थीं। भागो, यहां से भागो! आर्यन ने गले को सहलाते हुए समीर को फिर से अपने कंधों पर उठाया। वे जौहरी बाजार की तंग गलियों से होते हुए मुख्य द्वार यानी हनुमान पोल की ओर भागे। पीछे सैकड़ों लाशों के चलने की आवाजें आ रही थीं, हड्डियों के आपस में टकराने की खड़खड़ाहट। जैसे ही वे मुख्य द्वार के पास पहुंचे, उनके पैर जम गए। विशाल लोहे का दरवाजा, जो शाम को खुला था, अब पूरी तरह बंद था। उस पर भारी जंजीरें लिपटी हुई थीं, जिन पर तांत्रिक की काली विद्या का असर था। जंजीरों से नीली आग की लपटें निकल रही थीं। यह नहीं खुलेगा, काव्या रोने लगी। तांत्रिक ने कहा था कि यह बंद मिलेगा। तभी किले की सबसे ऊंची बुर्ज पर फिर से वही सुनहरी रोशनी दिखी। राजकुमारी रत्नावती का साया एक बार फिर प्रकट हुआ। उसके हाथों में एक चमकती हुई शीशी थी। उसने वह शीशी नीचे की ओर फेंक दी। जैसे ही वह जमीन पर गिरी, एक जोरदार धमाका हुआ और सफेद रोशनी पूरे परिसर में फैल गई। तांत्रिक की लाशें उस रोशनी में जलने लगी। राजकुमारी की आवाज हवा में गूंजी, जैसे कोई मधुर संगीत हो। हनुमान चालीसा, इसका पाठ करो। हनुमान पोल के पहरेदार केवल बजरंग बली की आज्ञा मानते हैं, तांत्रिक की नहीं। आर्यन और ईशा ने एक दूसरे को देखा। वे बचपन में सीखी हुई पंक्तियां याद करने लगे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जैसे ही उन्होंने पाठ शुरू किया, दरवाजे पर लिपटी जंजीरें तड़कने लगी, नीली आग बुझने लगी और पीली सात्विक रोशनी फैलने लगी। तांत्रिक सिंघिया पीछे से दहाड़ता हुआ आ रहा था। उसकी परछाई अब 10 फीट ऊंची हो गई थी। नहीं, तुम इसे नहीं खोल सकते, वह चिल्लाया। जैसे ही उन्होंने आखिरी पंक्ति पूरी की, संकट कटे मिटे सब पीरा। दरवाजे की विशाल जंजीरें टूटकर गिर पड़ी। भारी दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुलने लगा। पीछे मुड़कर देखा तो तांत्रिक बिल्कुल उनके करीब था। उसने अपना खंजर आर्यन की ओर चलाया, लेकिन तभी दूर अरावली की पहाड़ियों के पीछे से सूरज की पहली किरण फूटी। जैसे ही वह पहली किरण किले की दीवार को छुई, तांत्रिक का शरीर राख की तरह बिखरने लगा। उसकी भयानक चीख हवा में विलीन हो गई। पूरा भूतिया बाजार एक धुएं के गुबार की तरह गायब हो गया। खंडहर फिर से वही बेजान पत्थर बन गए जो वे दिन में थे। आर्यन, काव्या और ईशा बदहवास होकर किले की सीमा से बाहर निकले। वे सड़क पर गिर पड़े। समीर ने अपनी आंखें खोली। अब वे फिर से सामान्य थीं। हम बाहर आ गए,
समीर ने कांपते हुए पूछा। वे सब सुरक्षित थे, लेकिन जब आर्यन ने अपना कैमरा चेक किया तो उसमें रात का कोई भी फुटेज नहीं था। पूरी मेमोरी कार्ड खाली थी। बस एक आखिरी फोटो बची थी जो उसने गलती से खींच गई थी। उस फोटो में वे चारों किले के बाहर खड़े थे, लेकिन उनके पीछे किले की एक खिड़की में राजकुमारी रत्नावती का साया मुस्कुरा रहा था और उसके हाथ में आर्यन का वही कैमरा था जो भविष्य की नक्काशी में टूटा हुआ दिखाया गया था। वे जान गए थे कि वे बच तो गए हैं, लेकिन भानगढ़ ने उन पर अपनी छाप छोड़ दी है। समीर के गले पर अब भी वह तांत्रिक का निशान एक जन्मजात दाग की तरह मौजूद था। क्या भानगढ़ का श्राप वास्तव में खत्म हो गया, या वह अगली रात का इंतजार कर रहा है? तस्वीर में काव्या को एक काली छाया निगल रही थी, और आखिरी तस्वीर वह सबसे भयानक थी। उसमें समीर एक ऊंचे सिंहासन पर बैठा था। उसके हाथों में एक खंजर था और उसके पैरों के पास उसके तीनों दोस्तों के कटे हुए सिर पड़े थे। यह मुमकिन नहीं है। ईशा पागलों की तरह रोने लगी। यह सब पहले से लिखा हुआ है। क्या हम यहां से कभी नहीं निकलेंगे? समीर अचानक रुक गया। उसकी गर्दन एक झटके के साथ मुड़ी और उसने आर्यन की ओर देखा। उसकी आवाज अब उसकी अपनी नहीं थी, बल्कि हजारों मरती हुई रूहों का मिश्रण थी। भानगढ़ को नए रखवालों की तलाश है। जो एक बार यहाँ की मिट्टी में मिल जाता है, वह सदियों तक यहीं का होकर रह जाता है। तभी सुरंग की छत से धूल और पत्थर गिरने लगे। पीछे का रास्ता अपने आप बंद होने लगा। भारी पत्थर एक दूसरे से जुड़ रहे थे, जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें दीवार बना रहा हो। वे पागलों की तरह आगे की ओर दौड़े और सुरंग के अंत में एक बड़े खुले मैदान में निकले। लेकिन यह वह मैदान नहीं था जहां से वे आए थे। वे जौहरी बाजार के ठीक बीचों बीच थे, पर अब यहां सन्नाटा नहीं था। हवा में इत्र की महक और मिठाइयों की खुशबू तैर रही थी। पारभासी आकृतियां इधर उधर घूम रही थीं। दुकानें सजी हुई थीं, पर वहां जो सामान बिक रहा था वह देखकर रूह कांप जाए। पुराने जंग लगे हथियार, इंसानी हड्डियां और कांच की शीशियों में बंद नीली लपटें। यह भूतिया बाजार है, काव्या फुसफुसाई। लोक कथाओं में कहा जाता है कि आधी रात के बाद यहां मरे हुए लोग अपना बाजार लगाते हैं। अगर किसी ने उनसे नजर मिला ली तो वह भी हमेशा के लिए परछाई बन जाता है। नजरें नीचे रखो, कोई भी किसी की आंखों में नहीं देखेगा, आर्यन ने सख्त हिदायत दी। अचानक बाजार का शोर थम गया। सभी परछाइयां एक ओर हट गईं। सामने से वही भयानक आकृति सिंहिया चली आ रही थी। उसके पीछे दो बड़े काले कुत्ते थे जिनकी आंखों से आग निकल रही थी। राजकुमारी ने तुम्हें बचाने की कोशिश की, पर वह खुद इस कैद से आजाद नहीं है। तांत्रिक ने हाथ फैलाया और बाजार की मशालें नीली हो गईं। अब सूरज निकलने में सिर्फ एक पहर बचा है। अगर तुम हनुमान पोल मुख्य द्वार तक पहुंच भी गए तो वह बंद मिलेगा। हमें रोकने की कोशिश मत करो, आर्यन ने चिल्लाकर अपना ट्राइपॉड एक हथियार की तरह उठा लिया। मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, तांत्रिक कुटिलता से हंसा। तुम्हें तुम्हारा अपना दोस्त रोकेगा। समीर, जो अब तक शांत था, अचानक हवा में उछला और आर्यन पर झपट पड़ा। उसकी उंगलियां अब नुकीले नाखूनों में बदल चुकी थीं। वह आर्यन का गला घोंटने लगा। समीर, होश में आओ, हम तुम्हारे दोस्त हैं। काव्या और ईशा उसे खींचने लगी, पर समीर में अब किसी दानव जैसी ताकत थी। भानगढ़ का यह रहस्य आज भी अनसुलझा है। आपको क्या लगता है, क्या वो तांत्रिक का श्राप था या सिर्फ लोगों का वहम? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपके पास भी कोई ऐसी सच्ची डरावनी घटना है जो आपके या आपके किसी करीबी के साथ हुई हो, तो हमें इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। हम उसे अपनी अगली वीडियो में फीचर करेंगे। ऐसी ही और रहस्यमयी कहानियों के लिए रोशन हॉरर स्टोरी चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। मिलते हैं अगले खौफनाक सफर पर।